हिंदी में 30 ऑब्जेक्टिव करने वाले हैं प्यारे बच्चों, और ये बहुत इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव है। मैं बार बार बोलता हूँ कि ये बहुत इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव है। अब एग्ज़ाम तक डेली शाम में 6:30 और 8:30 बजे कराऊंगा, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव कल कराऊंगा, जो आपके एग्जामिनेशंस में अंदर 12 साल आ चुके हैं। तो इस साल भी आने के चांसेस 100% हैं, तो याद रखिएगा 100%। सबसे पहला सवाल, सूरदास किस भाषा के प्रसिद्ध कवि हैं? सूरदास कौन से भाषा के? तो ब्रज भाषा के प्रसिद्ध कवि थे। सी नंबर का ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। उम्मीद करता हूँ आपको पहला का आंसर अच्छे से समझ में आया होगा, याद हो गया होगा। एंड आपको याद है तो बहुत बढ़िया है कि आप कितना सही करते हो, कितना आपका गलत है। आप अनुमान लगाओगे कि आपकी तैयारी कैसी है। वात्सल्य के विश्व में अद्वितीय कवि किसे कहा जाता है? वात्सल्य के विश्व में अद्वितीय कवि कहा जाता है सूरदास को। ए नंबर का ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। ए नंबर का ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। अगला सवाल है 3 नंबर कि कृष्ण कहाँ बैठकर भोजन कर रहे थे? तो कृष्ण भगवान नंद की गोद में बैठकर भोजन कर रहे थे। एक ऑप्शन सही है, यानी अपने पिताजी के गोद में बैठकर भोजन कर रहे थे, नंद की गोद में। अच्छे से याद रखिएगा। अगला जो आपका 4 नंबर का सवाल है, कह रहा है सूरदास किस धारा के कवि थे? सूरदास जो थे वो कृष्ण सरई के थे, यानी कृष्ण भगवान के भक्त थे। अच्छे से याद रखना, तो कृष्ण सरई आप इतना याद रख सकते हो कि सूरदास कृष्ण भगवान की भक्ति करते थे, तो कृष्ण सरई के थे। 5 नंबर का सवाल है कि प्रस्तुत प्रथम पद में कृष्ण को सूचना दी जाती है, यानी कृष्ण भगवान को प्रथम पद में सूचना दिया जाता है भोर होने का, यानी सुबह हो गया। तो बी नंबर का ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। बी नंबर का ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। अगला सवाल है, जायसी रचित पद्मावत की भाषा क्या है? जायसी रचित पद्मावत, यानी जायसी जी ने पद्मावत को लिखा है, तो कौन से भाषा में लिखा था? तो अवधी भाषा में। ए नंबर का ऑप्शन आपका बिल्कुल सही होगा। अच्छे से याद रखना, मैं जितना भी कराता हूँ ना, मोस्ट इम्पोर्टेंट कराता हूँ लाडलो, और 5 विषय आपकी करा रहा हूँ शाम में 8:30 और 8:30 बजे से। तो अगर आप जुड़ते हो तो आप ही का फ़ायदा है, क्योंकि आप मचाने वाले हो। मलिक मोहम्मद जायसी किस परंपरा के कवि हैं? मलिक मोहम्मद जायसी जो हैं वो प्रेम ख्यात्मक काव्य परंपरा, यानी सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल आपका सही होगा। ठीक है, चलो अगला सवाल है 8 नंबर का। जायसी ने अपने आँख की तुलना किससे की है? तो जायसी जी ने अपनी आँख की तुलना या एक आँख की तुलना पूछ सकता है, तो उन्होंने किया था दर्पण से। डी नंबर का ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। उम्मीद करता हूँ कि ये आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। मैं ना बहुत डिटेल में आपको सारी चीज़ें देता हूँ लाडलो, एंड आप लोगों को पता है कि सबसे कम समय में देता हूँ, तो ये समय भी आपको बचाना है और सब्सक्राइब अभी करना है। जायसी हिंदी साहित्य के किस काव्य धारा से जुड़े थे? तो जायसी जी प्रेम मार्गी शाखा से जुड़े थे, यानी बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही है। बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही है। और अगला 10 नंबर का सवाल है कि कौन सी कृति जायसी की नहीं है? कौन सी कृति जायसी की नहीं है? तो पद, अखरावट, आखिरी कलाम तीनों है, मृगवाती नहीं है। ठीक है, तो अच्छे से याद रख लेना, डी नंबर का ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, क्योंकि जायसी जी ने पद, अखरावट और आखिरी कलाम ये सब है ना थी उनकी कृतियाँ। अच्छे से याद रख लीजिएगा। 11 नंबर सवाल है, प्रथम पद में किसकी स्तुति की गई है? यानी चैप्टर पद के अंदर बात कर रहा है, ये भी याद रखना। तो प्रथम पद में किसकी स्तुति की गई थी? सीता जी की, है ना, सीता जी माँ की। अच्छे से याद रख लेना। ठीक है, चलो अच्छे से याद हो गया होगा आपको। एंड अगला सवाल है 12 नंबर का, तुलसी के दोनों पदों में किस रस की व्यंजना की गई है? यानी तुलसी जी ने 2 पद लिखा था, तो दोनों में किसके बारे में बात करी गई है? भक्ति रस के बारे में बात करी गई है। तो बी नंबर का ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। बी नंबर का ऑप्शन आपका बिल्कुल सही होगा। एंड अगला 13 नंबर का सवाल है कि तुलसीदास ने प्रथम पद में अपना परिचय किस रूप में दिया है? तो तुलसी जी ने प्रथम पद में अपना जो परिचय है ना, सीता के दास के रूप में दिया है, यानी सीता माँ के दास के रूप में दिया। अच्छे से याद रख लेना, है ना। चलो अगला सवाल 14 नंबर का, कौन तुलसीदास के मित्र नहीं थे? ये आपको 4 ऑप्शन दिख रहा होगा लाडलो इस क्वेश्चन का। ठीक है, कि कौन से मित्र नहीं थे? तो देखो, महाराज मान सिंह तो थे, टोडरमल भी थे, नाभादास भी थे, यानी सूरदास नहीं थे। तो सी नंबर का ऑप्शन सही हो जाएगा। सी नंबर का आपका ऑप्शन सही होगा, है ना। और अगला जो कि 15 नंबर का सवाल है कि कौन सी रचना तुलसीदास की है? कौन सी रचना? तो विनय पत्रिका तुलसीदास के द्वारा लिखा गया है, बाकी ये 3 को दिख रहा है जो नहीं है। तो बी नंबर का ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, अच्छे से याद रखा करो, मैं जितने भी बता रहा हूँ
बस अगर आप दिमाग में रखोगे तो आपको टोटल याद होगा, मैं ये लिख के दावे के साथ बोल सकता हूँ। और आप बोर्ड में फोड़ के आने वाले हो। कौन सी तुलसीदास की नहीं है, यानी कि ये 4 को आपको रचना दिख रहा है ना। पार्वती मंडल, बैराग्य संदीपनी, आखिरी कलाम और कवितावली। तो इसमें पूछ रहा है कि नहीं है, तो 16 का ऑप्शन नंबर सी होगा, आखिरी कलाम। ठीक है, आखिरी कलम। चलो अच्छे से याद रख लेना, सी नंबर का ऑप्शन। 17 नंबर, नाभादास की रचना कौन है। ये बहुत आसान है, मैंने बहुत बार कहा है, शायद अगर आपको एक पता हो, चलो होमवर्क में मैं देता हूँ, कमेंट कर देना वैसे, ठीक ना। कौन सी रचना नाभादास की है। अब ये 4 को आपको दिख रहा है, नाभादास में इनमें से कौन सा लिखा है, सूरसागर लिखा है, बाकी ये तीनों नहीं लिखा है। तो ए नंबर का ऑप्शन आपका बिल्कुल सही होगा, ए नंबर का ऑप्शन आपका बिल्कुल सही होगा। एंड अगला सवाल है, छपै के रचनाकार कौन है। 19 नंबर का सवाल है कि छपै के रचनाकार कौन है। बहुत सिंपल है, नाभादास है। लो, तो जो होमवर्क में ऊपर क्वेश्चन दिया था वो अब बता दोगे आप, है ना। चलो बहुत बढ़िया। अगला 20 नंबर का सवाल है, कवित्त के प्रथम पद में कौन सा रस है। कवित्त जो आपका चैप्टर है ना, उसके प्रथम पद में कौन सा रस छिपा हुआ है, तो श्रृंगार रस। अच्छे से याद रख लेना, बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही है। और अगला सवाल है 21 नंबर का, कौन सी कृति भूषण की है। कौन सी कृति, तो शिव बाबनी भूषण जी के द्वारा लिखा गया है। और ये 3 को जो आपको दिख रहा है ये नहीं है, तो कौन सी कृति भूषण की है पूछ रहा है, तो बी नंबर का ऑप्शन सही है। एक एक पॉइंट आपको याद होना चाहिए, क्योंकि अगर आप एक एक पॉइंट याद रखोगे तभी आप एक स्टूडेंट प्रॉपर कहलाओगे, वरना भाई साहब कोई फायदा नहीं है। महाकवि भूषण हिंदी साहित्य के लिए किस काल के कवि थे। महाकवि भूषण की बात कर रहा है, ये भी याद रखो, तो रीति काल के थे। सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही होगा, सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। एंड अगला सवाल है कि अर्धनारीश्वर शंकर और पार्वती का किस प्रकार का रूप है, तो कल्पित रूप है, यानी आधा आधा दोनों का। ठीक है, तो बी नंबर का ऑप्शन मेरे भाई बिल्कुल आपका सही हो जाएगा। अगला सवाल के ऊपर हम लोग बात करेंगे, ठीक ना, ध्यान से देखो। 24 नंबर सवाल कह रहा है कि दिनकर जी का जन्म कब हुआ था। दिनकर जी का जन्म 23 सितंबर 1908 को हुआ था। ए नंबर का ऑप्शन अच्छे से याद रख लेना, ठीक ना। और अगला जो 25 नंबर का सवाल है कि दिनकर जी की पहली कविता किस पत्रिका में प्रकाशित हुई थी। ठीक है, तो दिनकर जी की पहली कविता किस पत्रिका में पूछ रहा है, तो छात्र सहोदर में प्रकाशित हुआ था। ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही है, अच्छे से याद रखिएगा। एंड अगला जो 26 नंबर का सवाल है, कौन सी कृति रामधारी सिंह दिनकर की लिखी हुई है। कौन सी कृति रामधारी सिंह दिनकर की लिखी हुई है, तो शुद्ध कविता की खोज। ए नंबर का ऑप्शन सही है, ठीक ना। बाकी ये तीनों नहीं लिखा गया है मेरे भाई, जरूर सब्सक्राइब करना इस मेहनत के लिए। एंड डेली शाम में 6:30 और 8:30 बजे मैं वीडियो डाल देता हूँ। वैसे तो मैं एग्ज़ाम तक सब इंपॉर्टेंट वाला ही केवल डालने वाला हूँ, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। संस्कृति की 4 अध्याय किसकी कृति है। संस्कृति की 4 अध्याय किसकी कृति है, तो आचार्य सीतारमण चतुर्वेदी के द्वारा लिखा गया है संस्कृति की 4 अध्याय। अच्छे से याद रख लेना, तो सी नंबर का ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। एंड अगला सवाल के ऊपर बात करेंगे, जो 28 नंबर का सवाल है कि तुमुल कुलाल कला हमें प्रसाद है कि किस रचना से ली गई है ना। तुमुल कुलाल कला जो है वो प्रसाद जी की किस रचना से ली गई है मेरे भाई, तो ए लिया गया है झरना से। तुमुल कुलाल कला झरना से लिया गया है। बी नंबर का ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है, अच्छे से याद रख लेना। एंड अगला जो 29 नंबर का सवाल है कि जयशंकर प्रसाद हिंदी साहित्य के किस काल से संबंध रखते हैं या संबंधित हैं, तो सवाल ऐसे घुमा के पूछ सकता है, तो ये आधुनिक काल से। डी नंबर का ऑप्शन सही है। क्लियर है ना। आई होप कि आपको मज़ा आ रहा है करने में। जयशंकर प्रसाद जी का जन्म कब हुआ था। जयशंकर प्रसाद जी का जन्म 1889 में हुआ था। डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही है। और इसी के साथ आपका टोटल इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव समाप्त हो गया 9 मिनट के अंदर में। तो मेरे भाई मैं चाहता हूँ सब्सक्राइब करो आप, क्योंकि 9, 8, 7 मिनट में कौन आपको देगा इतना ऑब्जेक्टिव। सो डू सब्सक्राइब भाई।